अरे बहू, तुम तो बहुत पतली सी हो। और तुमने सिर पर इतना बड़ा घूंघट भी कर रखा है। इसकी जगह अगर तुम सिर पर सिर्फ चुन्नी ले लोगी वो भी काफी है, वरना हमारे घर में तो इसका भी रिवाज नहीं है। शुक्रिया माँ जी, वरना आजकल ऐसा ससुराल कहाँ पर मिलता है जो बहू के गृह प्रवेश पर ही उसे उसके घूंघट की आजादी दे दे। ये तो बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने। हमारा घर तो है ही ऐसा। चलो भाभी जी, आप इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। पारो कलश को गिराकर जैसे ही अपना सर ऊपर करती है, वो अपने ससुराल में सबको मोटा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये सब इतने मोटे कैसे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जी जब मुझे देखने आई थी तब तो इतनी मोटी नहीं लग रही थी जितनी मोटी आज लग रही है। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले तो इतने मोटे हैं, इन सब में सिर्फ मैं ही पतली हूँ। ये लोग तो इतने मोटे हैं, इसका मतलब है कि ये तो खाना भी दबा कर खाते होंगे। मतलब मुझे रसोई में अब ज्यादा काम करना होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। हमारे पड़ोस में जो रानू है वो तो सिर्फ एक ही रोटी खाती है, तब भी इतनी मोटी है। मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही होंगे, ये खाना कम खाते होंगे, बस देखने में मोटे लग रहे होंगे। तभी पारो का पति उसे बुलाते हुए कहता है, अरे पत्नी जी, माँ और बहन आपको कब से बुला रही हैं। आपका ध्यान किधर है? बताइए, आप क्या सोच रही हैं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही कुछ सोचने लग गई थी। बच्चों, तुम अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। बहू, जब हम सोने लगेंगे तब तुम हमारे लिए, सबके लिए दूध का गिलास ले आना। वो हमसे खाली पेट सोआ नहीं जाता। ससुर जी, खाली पेट कैसे हो गया? आपने शादी में बराबर खाना तो खाया था ना? मैंने आपको देखा था, आपने काफी सारा खाना खाया था, तो फिर आपको अभी भूख भी लगने लग गई। हाँ हाँ बहू, खाना तो हमने भर पेट खाया था, मगर क्या करे, हमें तो 2-3 घंटे के बाद भूख लग जाती है। इसीलिए तुम्हें बोला है कि थोड़े टाइम तक हमारे कमरे में ही तुम दूध पहुंचा देना, और हाँ, हमारे बेटे को भी दूध दे देना। जी ठीक है ससुर जी, मैं समझ गई। शादी का इतना खाने खाने के बाद भी अब भी भूख लग रही है। मेरे से तो एक घूंट पानी की भी नहीं पी जाएगी, और ये लोग गिलास भरकर दूध पीने की बातें कर रहे हैं। वाह, मेरा शक बिल्कुल ठीक था कि ये बहुत सारा खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं अभी भी गलत सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि शादी की भागदौड़ में इन्हें भूख ज्यादा लग रही होगी, और कोई बात नहीं होगी। फिर सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पारो भी अपने कमरे में थी, वो अपने गहने उतार कर रख रही थी। तभी उसका पति उसे कहता है, अरे पारो, तुम इतना कहाँ बिजी हो? 2-3 घंटे मेरे पास भी बैठ जाओ। अरे पति जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपके घर वाले इतने मोटे क्यों हैं? और माँ जी जब मुझे देखने आई थी तो तब तो इतनी मोटी नहीं लग रही थी जितनी आज लग रही है। ननद जी तो अभी कुंवारी है, उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर भी वो इतनी मोटी है। आपके घर वाले इतना क्या खाते हैं जो इतने मोटे हैं? शादी में इतना सारा खाने के बाद भी अभी भी ये दूध मांग रहे हैं। अच्छा, अब तुम मेरे घर वालों के मोटापे पर भी जाओगी? अरे कोई बात नहीं पत्नी जी, वो ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हैं, लेकिन मैं तो पतला हूँ ना। नहीं पत्नी जी, अब ऐसी बातें मत करिए। अरे पति जी, आप तो गुस्सा हो गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि मेरे ससुराल में सभी लोग मोटे हैं, आप थोड़ा उनसे पतले हो, और मैं तो सबसे ज्यादा पतली हूँ। वैसे इसमें क्या है पत्नी जी, अब तुम यहाँ पर आ गई हो, अब तुम भी दबा कर खाना और तुम भी मोटी हो जाना। क्या क्या कहा आपने? मैं मोटी हो जाऊंगी? मैं यहाँ पर मोटी होने नहीं आई हूँ। वैसे भी मुझे मेरा शरीर बहुत प्यारा है, मुझे मैं पतली ही अच्छी लगती हूँ। मैं कभी भी मोटी नहीं होंगी। अच्छा, अब ठीक है पत्नी जी,
तुम अपने कपड़े बदलो और सबको दूध दे आओ जाकर। फिर पारो अपने सभी ससुराल वालों को दूध देती है। फिर आखिर में वो अपने पति को दूध देती है। उसका पति दूध पीने के बाद उसके सामने एक डकार मार देता है। जी पति जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे सामने ऐसे डकार कैसे मार सकते हो? अरे पारो, अब इसमें कौन सी शर्म है? मैं तो तुम्हारे सामने डकार मार सकता हूँ ना, और अब से तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें पता है ना, अब कोई बात नहीं, तुम भी मेरे सामने डकार मार सकती हो। छी पति जी, आप पागल हो क्या? मैं आपके सामने डकार क्यों मारूंगी? चलो चलो सो जाते हैं हम। फिर दोनों सो जाते हैं। अगला दिन शुरू हो जाता है। सुबह सुबह पारो अपनी सास के पाँव पड़ती है। खूब नहाओ धो बोलो बहू, बताओ आज नाश्ते में क्या बनाने वाली हो? सासू माँ, आप ही बताइए कि मैं आज खाने में क्या बनाऊं? खाना बहू तुम सबकी मन पसंद का बनाना, और हाँ कुछ मीठा मत बनाना, मत भूलना। बहू तुम ऐसा करो, मीठे में गुलाब जामुन बना लेना और बहुत सारे बनाना, ताकि हम पूरे हफ्ता भर खा सके। क्या है ना बहू, तो तुम्हें तो पता ही है, बाहर से गुलाब जामुन बहुत ही महंगे और साफ नहीं मिलेंगे। तुम घर पर ही गुलाब जामुन बनाना ताजे ताजे। बहू तुम गुलाब जामुन 15 या 20 किलो बना लेना, हम सब दबा कर खाएंगे। क्या कहा माँ जी? 15-20 किलो गुलाब जामुन? मैं इतने सारे गुलाब जामुन कैसे बना पाऊंगी माँ जी, वो भी नाश्ते तक? अरे भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आप अभी के लिए भाभी जी 5 और 10 किलो गुलाब जामुन बना लेना। बाकी के गुलाब जामुन आप बाद में बना लेना। और हाँ भाभी जी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। आप नाश्ते में मेरे लिए मैगी ही बना कर देना। जी ठीक है। बहू तुम शाही पनीर, दाल मखनी और गोभी की सूखी सब्जी बनाना मेरे लिए। हाँ, इन सब्जियों के साथ मैं पूरी और चावल खाऊंगी। वो क्या है ना, चलो आज तुम्हारी पहली रसोई है, ज्यादा काम करने के लिए नहीं बोलूंगी मैं तुझे। हे भगवान, उनके लिए इतना सारा खाना कम है, ऊपर से कह रही है कि आज ज्यादा काम नहीं कराऊंगी। जी ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। अभी 7 बज रहे हैं, मैं कम से कम 10 बजे तक नाश्ता लेकर आती हूँ। पारो बहुत ही ज्यादा पतली बहू थी। वो अपने मोटे मोटे ससुराल वालों के लिए रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो रसोई में जाकर सारी सब्जियां काट लेती है, पूड़ी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेती है, चावल चढ़ा देती है और गुलाब जामुन का मिश्रण भी तैयार कर कर रख देती है। हे भगवान, मैं तो अभी से ही थक गई हूँ। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है। मैंने सब्जियां काट दी, पूड़ी बनाने के लिए आटा तैयार कर दिया, चावल चढ़ा दिए और गुलाब जामुन का मिश्रण भी तैयार कर दिया है। अब मुझे जल्दी जल्दी गुलाब जामुन बनाकर चाशनी में डुबोने हैं। और ननद जी की मैगी बनाना तो भूल ही गई, अभी उसे बनाना है, फिर उसे तड़का लगाना है। बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी करती हूँ। जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में पारो तो अपना पंखी जला लेती है। फिर पारो सारा खाना तैयार कर कर टेबल पर सजा देती है और अंत में गुलाब जामुन भी तैयार हो जाते हैं। वो गुलाब जामुन लेकर टेबल पर रख देती है और अपने सभी ससुराल वालों को खाना परोस देती है। अरे वाह, ये सब देखने में तो कितना अच्छा और स्वादिष्ट लग रहा है। मैं अपनी बहू की पहली रसोई में आज भरपूर बहुत सारा खाना खाऊंगा। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है भाभी। सबसे पहले तो आप मुझे मैगी डाल कर दीजिए। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। सच में भाभी, खाना तो देखने में ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। जी मैं अभी देती हूँ, ये लीजिए। अब मैंने आप सबको खाना लगा दिया है, आप खाना खाना शुरू कीजिए। बहू तुम्हें क्या लगता है कि हम 5 साल के छोटे बच्चे हैं? इतना कम खाना तो बच्चे भी नहीं खाते। बहू ये आधी कटोरी मैगी से क्या होगा? तुम ऐसा करो और मैगी बना कर लेकर आओ और पूड़ियाँ भी ले आना। मैं तो कम से कम 25-30 गुलाब जामुन खाऊंगी।
तुम गुलाब जामुन भी साथ ले आओ। क्या कहा माँ जी? और लेकर आऊं? आप लोग शुरू कीजिए, मैं और बनाकर लेकर आती हूँ। फिर पारो फिर से रसोई में जाकर और पूड़ियाँ बनाने लग जाती है और ज्यादा गुलाब जामुन भी बनाने लग जाती है। वो सबको फिर से भोजन बनाकर देती है। वो सब तो और मांगने लग जाते हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना खाने के बाद ये लोग और मांग रहे हैं। एक तो मैं पहले से ही पतली हूँ, मेरी तो हालत भी खराब हो रही है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खाना बनाया है। मुझे तो लगता है इतना खाना तो मेरी शादी में नहीं होगा जितना मैं इन्हें बनाकर खिला रही हूँ। इनका पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है। अरे पारो, कहाँ रह गई तुम? माँ बाप कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पूड़ियाँ लेकर आओ। बन गया है, बस मैं ला रही हूँ। पारो सबके लिए पूड़ियाँ लेकर जाती है। उसकी ये हालत देखकर उसे उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुम्हारी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत थक गई हो। कोई बात नहीं, आज तो पहला दिन था, अभी से काम करने की तुम आदत। भाभी आप बहुत ज्यादा पतली हो, हमारे जितना खाना खाने लग जाइए। आप देखना, आप कुछ ही दिनों में हमारे जैसी मोटी हो जाओगी और आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और आप सारे काम यूं चुटकियों में कर देंगी। हाँ हाँ ननद जी, ठीक है। अरे बहू, आज का नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करना, तुम कल भी ऐसा बनाना, ठीक है? तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और हाँ, याद आया, हमें, तुम्हें पता है ना, हमें 2-3 घंटे बाद दोबारा से भूख लगती है, तो तुम कुछ हमारे लिए मैगी, फ्रूट वगैरह लेकर रखना। हाँ जी, ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद पारो तो बहुत ज्यादा थक जाती है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। हे भगवान, आज तो आप मुझे बता ही दीजिए कि मैं इतनी पतली क्यों हूँ और या फिर मेरे ससुराल वाले इतने मोटे क्यों हैं। इन्होंने आज मेरे से इतना सारा खाना बनवाया है। इतना सारा खाना तो मैं महीने में भी ना खा पाऊँ जितना इन चारों ने अकेले में ही खा लिया है। ये तो सिर्फ इनका नाश्ता ही था। अभी दोपहर में भी इन्हें खाना देना है और रात को भी, और बीच में से 2-3 घंटों के बाद कुछ ना कुछ चक्कर पकड़ इन्हें देना है। मैं तो फंस गई हूँ इन मोटे ससुराल वालों में। अगर मुझे रोज ही इतना इतना खाना बनाना पड़ा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी खाना बना बना कर। ऐसा बोलते बोलते पारो की तो आँख ही लग जाती है। 2 घंटों के बाद पारो की ननद उसके पास आती है। अरे भाभी, आप सो गई थी? आपने खाना वाना खाया कि नहीं? आप लोगों का खाना बना बना कर मेरा तो मन ही भर गया है। भाभी, आपने क्या कहा? मुझे तो समझी नहीं है। वो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को खाना खिलाते खिलाते मैं खुद खाना खाना तो भूल ही गई थी। मैं अभी खा लेती हूँ खाना। ठीक है भाभी, लेकिन खाना खाने से पहले आप मुझे माँ जी और पिताजी को फ्रूट काट कर दे दीजिए। ठीक है, आप मेरे पास फ्रूट्स ले आइए, मैं अभी आपको काट कर दे देती हूँ। पारो परात भरकर 4 किलो फ्रूट्स अपने ससुराल वालों को काट कर दे देती है और पारो के ससुराल वाले वो सारे फ्रूट्स कुछ ही मिनटों में खाकर खत्म भी कर देते हैं। पारो तो उन्हें देखकर हैरान ही हो जा रही थी। हे भगवान, इतनी जल्दी कोई इतने सारे फल खाकर खत्म कैसे कर सकता है? कहीं ये लोग कोई भूत या फिर कोई चुड़ैल ना हो। मुझे तो अब इनसे डर ही लग रहा है। जैसा जैसा ये लोग मेरे से कहते हैं मैं वैसा वैसा ही करूंगी, कहीं ये लोग मुझे भी ना खा जाए। फिर कुछ दिनों के बाद पारो अपनी माँ से मिलने अपने मायके चली जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। पारो को गए हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था कि उसके ससुराल वाले उसके मायके में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो उसके हाथों का
अपना खाना खाने लग जाते हैं। पारो को वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ा था। वो तो बार बार अपने ससुराल वालों को खाना ही परोसे जा रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची की हालत तो देखो। मुझे लगता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी इन मोटे लोगों में नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बेटी की हालत तो देखो, और भी ज्यादा पतली हो रही है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझे मेरी बेटी की खातिर चुप रहना होगा। बस 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 बहू, मेरा पेट बहुत भर गया है। अब बस। वैसे समधन जी, कहने की बात है, तुम्हारी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी, आपने सही कहा। फिर पारो की ससुराल वाले पारो को लेकर अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। पारो अपने मोटे मोटे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। वो हर दिन खाना बनाकर बहुत ही ज्यादा थक जाती थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उससे बहुत सारा खाना बनाते थे। वो तो पहले से ही पतली थी, काम कर 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 वो तो और पतली होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो लेटी हुई थी। अपनी सास के कहने पर वो उठती है और अपने ससुराल वालों के लिए 5-6 तरह का खाना बनाना शुरू कर देती है। बहू, आज तो मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है, और उसके साथ तुम चाय भी ले आना। जी माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। पारो जैसे ही पकौड़े बनाने के लिए सब्जियाँ काटने लगती है, तभी वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर पारो के ससुराल वाले भागते भागते रसोई में आते हैं। अरे माँ, मेरी पत्नी पारो तो बेहोश हो गई। बेटा, बहू को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले चल। फिर वो सभी लोग पारो को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। डॉक्टर पारो का चेकअप करता है और उनसे कहता है, मुझे तो आप सबको देखकर ही समझ में आ गया है कि बेचारी पारो पर क्या बीतती होगी। आप सब लोग उससे बहुत सारा खाना बनवाते होंगे। आप लोगों को तो अपनी सेहत की भी ध्यान नहीं है। इतना तला सला खाना नहीं खाना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को देखकर समझ में ही आता है, आप बहुत सारा खाना खाते होंगे। वो बेचारी पारो आप लोगों को कह नहीं पाती होगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थक जाती होगी और ज्यादा काम करने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। आपको अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। आप उस अकेली से इतना काम कराती होंगी, आपको भी काम करना चाहिए और अपना वजन थोड़ा कम करना चाहिए। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहू, अब से हम ज्यादा खाना नहीं खाया करेंगे, और अब से हम तुम्हारा भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। जी ठीक है माँ जी। अपनी बहू की ये परेशानी देखकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी ज्यादा खाने वाली आदत को कम कर देते हैं और फिर वो सब खुशी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।